जब घर वही रहता है, आंगन वही होता है, तो फिर बच्चे धीरे धीरे इतने दूर कैसे हो जाते हैं? ये कहानी उसी खामोश सवाल की है जो हर माँ बाप के दिल में रात के सन्नाटे में जाग जाता है। ये कहानी उन माँ बाप की है जिनके घर आज भी वैसे ही खड़े हैं, पर जिनके आंगन अब सवालों से भरे रहते हैं। ये एक शांत, भावनात्मक और सुकून देने वाली नींद की कहानी है जो गांव की सादगी, रिश्तों की खामोशी और उस दूरी को समझने की कोशिश करती है जो बिना झगड़े, बिना शब्दों के धीरे धीरे बन जाती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि बच्चे पास होते हुए भी दूर हो गए हैं, या अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा सवाल है जिसे आपने कभी जोर से नहीं पूछा, तो ये कहानी बहुत धीरे धीरे आपके दिल तक पहुंचेगी और शायद कुछ पुराने दर्द को बिना चोट पहुंचाए छू लेगी। गांव की उस पतली सी गली में, जहां शाम ढलते ही मिट्टी की दीवारों पर सूरज की आखिरी रोशनी थरथराने लगती थी, वही एक पुराना सा घर था जिसकी लकड़ी की खिड़कियां अब ज्यादातर बंद ही रहती थी। उस घर में हरिहर काका रहते थे। उम्र ने उनकी पीठ को थोड़ा झुका दिया था, पर आंखों में अब भी वही इंतजार ठहरा था जो बरसों पहले उनके बच्चों के स्कूल से लौटने के वक्त होता था। उस शाम भी वे आंगन में रखी टूटी सी कुर्सी पर बैठे थे, सामने दीवार पर पड़ी दरार को ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई भूली हुई आवाज अटक गई हो। हवा बहुत धीमी थी, नीम के पत्ते बिना शोर किए हिल रहे थे और आंगन के कोने में रखा आधा जला दिया किसी पुराने वादे की तरह बुझा पड़ा था। हरिहर काका ने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला। कागज पीला पड़ चुका था, स्याही हल्की हो गई थी। ये वही खत था जो उनके बेटे ने शहर जाने से पहले लिखा था। जल्दी लौटूंगा बाबूजी। उस एक पंक्ति में जितनी उम्मीद थी, उतना ही खालीपन भी। काका ने खत को धीरे धीरे मोड़ा, जैसे आवाज तेज हो जाएगी तो किसी को जगा देगी। घर के अंदर से घड़ी की टिक-टिक आ रही थी, वही घड़ी जो कभी बच्चों के स्कूल जाने का समय बताती थी, अब बस समय के गुजरने की गवाही देती थी। उनकी पत्नी रमा काकी चूल्हे के पास बैठी सब्जी काट रही थी। हाथ चल रहे थे पर मन कहीं और था। रसोई की खिड़की खुली थी, पर बाहर झांकने की आदत अब छूट चुकी थी। जैसे उम्मीद ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली हों। काका को याद आया कि कैसे कभी यही आंगन बच्चों की हंसी से भरा रहता था। मिट्टी में उनके पैरों के निशान बनते थे और शामें सवालों से भरी होती थी। आज स्कूल में क्या हुआ? अब सवाल वही थे, पर पूछने वाला कोई नहीं था। काका ने कुर्सी के पास रखे पुराने ताले को हाथ में लिया। ये वही ताला था जो उन्होंने बेटे के कमरे में लगाया था जब वो शहर चला गया था। ताला कभी खुला नहीं, बस जंग खाता रहा, जैसे रिश्ते भी धीरे धीरे जंग खा जाते हैं। उन्होंने ताले को वापस रख दिया। रमा काकी ने चुपचाप रोटी सेंकी, आंच धीमी रखी, क्योंकि घर में जल्दी किसे थी। रात उतरने लगी थी। आसमान में तारे एक एक कर निकल रहे थे, पर घर के अंदर अंधेरा वही था जो कई सालों से जमा था। काका ने दीवार से टिकी पुरानी तस्वीर की ओर देखा जिसमें पूरा परिवार एक साथ था। तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे, पर वो मुस्कान अब किसी और जमाने की लगती थी। उन्हें याद आया कि बच्चों ने कहा था, शहर में काम है, यहां क्या रखा है। उस वक्त उन्होंने रोका नहीं, शायद इसलिए कि वे अपने बच्चों के रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहते थे, पर अब वही रास्ते इतने लंबे हो गए थे कि आवाज भी पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। गांव में लोग कहते थे कि जमाना बदल गया है, बच्चे अपने सपनों के पीछे जाते हैं, पर काका को लगता था कि सपने अगर अपनों से दूर ले जाएं, तो नींद भी अधूरी रह जाती है। रात गहराने लगी। काकी ने खाना परोसा, दोनों ने चुपचाप खाया। बीच बीच में बस चम्मच की हल्की आवाज आती थी। खाना खत्म होने के बाद काका फिर आंगन में आकर बैठ गए। आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे तारे भी उनसे कुछ पूछना चाहते हों। उन्होंने आंखें बंद की और उस सन्नाटे में उन्हें अपने बेटे की बचपन की हंसी सुनाई दी जो बहुत दूर कहीं खो गई थी। उसी पल उनके दिल में एक टीस उठी। क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों को यह बताया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है? हवा ने हल्के से दिया हिला दिया
और उसकी बची खुची लौ कांप उठी, जैसे किसी भूले हुए एहसास ने फिर से सांस ली हो। हरिहर काका को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि उस लंबी कहानी की शुरुआत है, जिसमें सवाल भी है, पछतावा भी, और कहीं बहुत भीतर उम्मीद की एक पतली सी रेखा भी, जो अभी पूरी तरह मिटी नहीं है, जैसे किसी पुराने सच को धीरे धीरे याद किया जा रहा हो। अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक रुके हैं, तो बस थोड़ा सा ठहर जाइए। अगली सांस के साथ ये कहानी और भी भीतर उतरने वाली है। रात उसी तरह चुपचाप आगे बढ़ रही थी जैसे बरसों से हरिहर काका की जिंदगी बढ़ती आ रही थी। बिना शोर किए, बिना किसी से कुछ मांगे, बस अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए आंगन में बैठते बैठते उनकी आंख लग गई थी और नींद में उन्हें वही पुराना सपना आया जिसमें उनका बेटा नंगे पांव दौड़ता हुआ आता है, हाथ में कागज की पतंग लिए, और आवाज लगाता है, बाबूजी देखो। पर हर बार की तरह इस बार भी आवाज पूरी होने से पहले ही सपना टूट गया। काका की आंख खुली तो सामने वही अंधेरा था, वही दीवार, वही दरार, और वही अध जला दिया। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध थोड़ी और गहरी हो गई थी। वे धीरे से उठे, जैसे किसी को जगा देंगे तो कोई शिकायत कर देगा। रमा काकी अंदर खाट पर लेटी थी। उनकी सांसों की आवाज बहुत हल्की थी, मानो वे भी नींद में नहीं, किसी पुराने ख्याल में डूबी हों। काका ने खाट के पास रखी लकड़ी की अलमारी खोली। अलमारी के अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा था, वही डिब्बा जिसमें बच्चों की स्कूल की कॉपियां, टूटी पेंसिलें और कुछ अधूरे पत्र रखे थे। उन्होंने डिब्बा बाहर निकाला, जमीन पर बैठ गए और एक एक चीज को हाथ में लेकर देखने लगे, जैसे हर चीज उनसे कुछ कह रही हो। एक कॉपी के पहले पन्ने पर बेटे का नाम लिखा था। अक्षर टेढ़े-मेढ़े थे, पर पूरे भरोसे से भरे हुए। काका को याद आया कि कैसे उन्होंने एक बार डांट दिया था जब बेटा खेत के काम में हाथ बंटाने के बजाय किताब पढ़ रहा था। इतना पढ़कर क्या करोगे, उन्होंने कहा था। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वही पढ़ाई एक दिन बेटे को उनसे इतनी दूर ले जाएगी। काका की उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने कॉपी बंद कर दी, जैसे किसी सवाल को वही रोक देना चाहते हों। बाहर कहीं से मंदिर की घंटी की बहुत धीमी आवाज आई। शायद कोई बहुत सुबह उठ गया था, या शायद ये बस हवा का धोखा था। काका ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान अब थोड़ा हल्का होने लगा था। रात और सुबह के बीच का वही समय जो न पूरी तरह अंधेरा होता है, न पूरी तरह उजाला। ठीक वैसे ही जैसे उनका मन। उन्होंने सोचा कि बच्चे जब छोटे थे तब सुबह इसी वक्त उठकर उनके साथ खेत जाया करते थे, ओस में भीगे पांव और ढेर सारे सवाल। अब खेत वही थे, पर साथ चलने वाले कदम नहीं रहे। गांव के लोग कहते थे कि बच्चे अब मोबाइल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, रिश्ते स्क्रीन में सिमट गए हैं। पर काका को लगता था कि शायद गलती कहीं उनसे भी हुई थी। शायद उन्होंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं पूछा कि वे क्या चाहते हैं, बस ये बताते रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। काका ने डिब्बे में से एक और खत निकाला। ये खत बेटी का था, शादी के बाद लिखा गया। उसमें लिखा था कि वो ठीक है, शहर बहुत बड़ा है, सब कुछ तेज है, और कभी कभी उसे गांव की बहुत याद आती है। पर आखिर में लिखा था, अब यहां की जिंदगी में समय कम मिलता है, वही समय जो गांव में कभी थमता ही नहीं था। काका ने खत सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस गला भारी हो गया, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया हो। तभी रमा काकी की आवाज आई, बहुत धीमी, जाग रहे हो? काका ने हाँ में सिर हिलाया। काकी पास आकर बैठ गई। उन्होंने काका के हाथ में खत देखा, कुछ नहीं बोली, बस काका के कंधे पर हाथ रख दिया। उस एक स्पर्श में सालों की थकान थी। काकी ने कहा, हमने उन्हें उड़ने दिया, इसमें गलत क्या था? काका ने जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद गलत उड़ने देना नहीं था, बल्कि यह था कि उड़ने से पहले उन्हें ये नहीं बताया कि लौटने के लिए भी आसमान खुला रहता है। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सूरज अब निकलने ही वाला था। उसकी पहली किरण दीवार की दरार से अंदर आई और आधे जले दिए पर पड़ते ही उसकी बुझी हुई बाती को थोड़ी सी रोशनी दे गई।
काका को लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उसी पल उन्होंने तय किया कि वे बच्चों को एक खत लिखेंगे। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस ये बताएंगे कि ये घर अब भी उनका इंतजार करता है। काका ने कागज निकाला, कलम उठाई और बहुत देर तक बस खाली पन्ने को देखते रहे। शब्द जैसे डर रहे हो बाहर आने से। बाहर चिड़िया बोलने लगी थी। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी और उस सुबह के साथ काका के भीतर भी एक बहुत धीमी सी हलचल शुरू हो गई थी, जैसे बरसों से बंद किसी खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया गया हो और हवा ने बिना शोर किए अंदर आना शुरू कर दिया हो। हवा के उसी धीमे बहाव के साथ हरिहर काका अब भी जमीन पर बैठे थे। सामने खुला हुआ कागज जैसे उनसे धैर्य से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। कलम उनके हाथ में थी पर शब्द मन में अटके हुए थे। बाहर धूप आंगन तक आ चुकी थी। मिट्टी गर्म होने लगी थी और नीम की छाया थोड़ी सिमट गई थी। रमा काकी चुपचाप उठीं, चूल्हे पर पानी रखा और बिना कुछ कहे काका के पास एक लोटा रख दिया। काका ने पानी पिया। गला थोड़ा हल्का हुआ पर मन अब भी भारी था। उन्हें लगा कि इतने सालों में उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर सबसे जरूरी बात कभी कही नहीं पाए। उन्होंने कलम को कागज पर रखा। एक लकीर बनी, फिर रुक गई, जैसे दिल ने आखिरी पल में हाथ पकड़ लिया हो। तभी बाहर गली से बच्चों के स्कूल जाने की आवाज आई। हंसी, कदमों की आहट और किसी मां की डांट। वो आवाज काका के भीतर कहीं बहुत गहरे उतर गई। उन्हें लगा जैसे समय पीछे लौट रहा हो। वही आवाजें, वही सुबह, बस चेहरे बदल गए थे। काका ने आंखें बंद की और पहली पंक्ति लिख दी, बेटा, ये घर आज भी वैसा ही है। लिखते ही उनकी सांस थोड़ी तेज हो गई। शब्द अपने आप बहने लगे। उन्होंने लिखा कि आंगन की दीवार में दरार अब भी है, कुर्सी अब भी हिलती है और दिया अब भी आधा ही जलता है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं लिखी, बस छोटे छोटे हाल लिखे, जैसे वे पास बैठे हों और वो धीरे धीरे सब सुना रहे हों। लिखा कि रमा काकी अब पहले से ज्यादा चुप रहती है, पर हर त्योहार पर मिठाई अब भी बनाती है, जैसे किसी के आने की उम्मीद हो। काका ने यह भी लिखा कि वे समझते हैं कि शहर की जिंदगी तेज है, सपने बड़े हैं और समय फिसल जाता है, पर कभी कभी रुककर पीछे देख लेना भी जरूरी होता है। खत लिखते लिखते उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू कागज पर गिर गए। स्याही फैल गई। शब्द थोड़े धुंधले हो गए, जैसे भावनाएं भी धुंधली हो गई हों। उन्होंने आंसू पोंछे और खत पूरा किया। आखिर में बस इतना लिखा, जब मन भारी हो तो इस घर को याद कर लेना। कागज मोड़ते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज संभाल रहे हों। रमा काकी पास आकर बैठ गई। उन्होंने खत देखा, कुछ नहीं पढ़ा, बस काका की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल नहीं, बस साथ था। काका ने खत लिफाफे में रखा, पता लिखा और बहुत देर तक उसे देखते रहे, जैसे भेजने से पहले मन को तैयार कर रहे हों। दोपहर होने लगी थी। धूप तेज थी, पर आंगन में बैठे काका को गर्मी नहीं लगी। उन्हें लगा जैसे भीतर कुछ पिघल रहा हो। वर्षों से जमा हुआ कोई बोझ थोड़ा हल्का हो रहा हो। उन्होंने उठकर आंगन साफ किया, कुर्सी सीधी की, दिए के पास नई बाती रखी। ये सब करते हुए उनके हाथों में अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी अनदेखे मेहमान के लिए घर ठीक कर रहे हों। शाम के वक्त वे पोस्ट ऑफिस तक गए। रास्ता वही पुराना था, पेड़ वही थे, पर काका के कदम आज थोड़े अलग थे। खत जमा करते वक्त उन्होंने एक पल को आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि अब जो होगा उसे स्वीकार करेंगे। लौटते वक्त आसमान में बादल घिराए थे, हवा ठंडी हो गई थी और पहली बार काका को वो हवा खाली नहीं लगी। घर लौटकर उन्होंने दिया जलाया। इस बार पूरा लौ स्थिर थी और उसकी रोशनी दीवार की दरार से होकर बाहर तक जा रही थी, जैसे किसी को रास्ता दिखा रही हो। रात फिर से उतरने लगी, पर इस बार सन्नाटा उतना भारी नहीं था। काका खाट पर लेटे छत को देखते रहे और उन्हें लगा कि बहुत दिनों बाद नींद उनके पास बिना डर के आ रही है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो बहुत देर से मिलने आया हो।
नींद उसी दोस्त की तरह धीरे धीरे आई थी, पर पूरी तरह ठहरी नहीं थी। हरिहर काका करवट बदलते रहे, छत की लकड़ियों के बीच से झांकती अंधेरी जगहों को देखते रहे, जैसे उन खाली जगहों में भी कोई कहानी छिपी हो। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, झींगुरों की आवाज लगातार चल रही थी, पर उस आवाज में भी आज उन्हें कोई शिकायत नहीं सुनाई दे रही थी। बस समय के बहने की एक लय थी। आधी रात के आसपास उनकी आंख खुली। पसीना नहीं था, बेचैनी नहीं थी, बस एक अजीब सी जागरूकता थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि अब भागना नहीं है। काका उठकर आंगन में आ गए। चांद आधा था। उसकी रोशनी दीवारों पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई पुरानी याद धीरे से उंगली रखकर जगा रही हो। उन्होंने वही कुर्सी खींची, बैठ गए और दीवार पर टंगी घड़ी को देखने लगे। हर टिक के साथ उन्हें अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे जब बच्चे छोटे थे तब वे रात को देर से लौटते थे, काम से थके हुए, पर बच्चों के सवालों से बच नहीं पाते थे। आज देर क्यों हो गई? तब उन्हें लगता था कि ये सवाल बोझ है, पर आज वही सवाल उन्हें बहुत हल्के लग रहे थे, जैसे कोई अपना हाल पूछ रहा हो। काका ने आंगन के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा छुआ, वही घड़ा जिसमें बच्चे गर्मियों में हाथ डालकर पानी निकालते थे, छींटे उड़ते थे और रमा काकी डांटती थी। अब घड़ा भरा रहता था, पर छूने वाला कोई नहीं था। काका को लगा कि शायद बच्चों का दूर होना सिर्फ शहर या समय की वजह से नहीं था। शायद वे खुद भी कहीं न कहीं चुप हो गए थे। शायद उन्होंने अपने डर, अपनी थकान, अपने प्यार को शब्द नहीं दिया। उन्हें सिखाया गया था कि पिता मजबूत होते हैं, कम बोलते हैं, और वही आदत उन्होंने आगे बढ़ा दी। पर बच्चों को शायद मजबूती नहीं, अपनापन चाहिए था। काका की आंखें भर आईं, पर आंसू फिर भी नहीं गिरे, जैसे मन अब रोना नहीं, समझना चाहता हो। उसी वक्त उन्हें याद आया एक शाम, जब बेटा शहर जाने से पहले आंगन में चुपचाप बैठा था। काका ने पूछा था, सब ठीक है? बेटे ने हां में सिर हिलाया था, पर उसकी आंखों में कुछ और था। काका ने तब ज्यादा नहीं पूछा, सोचा था समय मिलेगा, पर समय वही रुक गया था। इस याद के साथ काका की सांस थोड़ी भारी हुई। उन्होंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहे। हवा ने आकर उनके हाथों को छुआ, जैसे कह रही हो कि अब देर नहीं हुई है। चांद बादल के पीछे चला गया। अंधेरा थोड़ा गहरा हो गया, पर काका को डर नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे अंधेरा भी आज कुछ कहने आया है। उन्होंने उठकर घर के अंदर से पुरानी लालटेन निकाली, उसमें तेल भरा, बाती ठीक की और जला दी। लालटेन की पीली रोशनी में घर का हर कोना अलग ही दिख रहा था। दीवारों पर लटके पुराने कैलेंडर, जिनके पन्ने कभी बदले नहीं गए, अलमारी के ऊपर रखी दवाइयों की शीशियां और बच्चों की ट्रॉफी जो अब धूल से ढक चुकी थी। काका ने ट्रॉफी को उठाया, साफ किया। उस पर बेटे का नाम लिखा था। उन्हें याद आया कि कैसे उस दिन उन्होंने बस इतना कहा था, ठीक है, और काम में लग गए थे। बेटे ने शायद तारीफ ढूंढी थी, पर उन्हें चुप्पी मिली थी। ये सोचकर काका का दिल जैसे थोड़ा सिकुड़ गया। रमा काकी की आवाज आई, इतनी रात को? काकी भी उठाई थी, शॉल ओढ़े, आंखों में नींद कम, समझ ज्यादा थी। काका ने कहा, बस देख रहा था। काकी पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने बिना कुछ कहे घर को देखा। काकी ने धीरे से कहा, हमने उन्हें रोका नहीं, पर शायद बुलाया भी नहीं। ये बात काका के भीतर कहीं बहुत गहराई तक उतर गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने सही जगह पर उंगली रख दी हो। बुलाना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बुलाना होता है ये जताना कि यहां उनकी जगह अब भी है। काका ने उसी पल तय किया कि वो सिर्फ खत भेजकर रुकेंगे नहीं, वो इंतजार भी बदलेंगे। उन्होंने काकी से कहा कि कल वे बेटे के कमरे की सफाई करेंगे। काकी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, जैसे वे पहले से जानती हों। रात धीरे धीरे ढलने लगी। लालटेन की लौ स्थिर थी। बाहर से ठंडी हवा आने लगी थी। काका और काकी फिर खाट पर लेट गए। इस बार काका की आंख जल्दी बंद हो गई।
नींद गहरी नहीं थी, पर सुकून वाली थी। सुबह जब पहली किरण आई तो वो सीधे बेटे के कमरे की खिड़की पर पड़ी, खिड़की जो बरसों से नहीं खुली थी। काका उठे, दरवाजा खोला, धूल उड़ गई, रोशनी अंदर आई और उस कमरे में पहली बार ऐसा लगा जैसे वो फिर से सांस ले रहा हो। काका ने खिड़की खोली, हवा अंदर आई, पर्दे हिले और दीवार पर लटकता पुराना पोस्टर थोड़ा कांपा। काका ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे ये सिर्फ कमरे की नहीं, उनके दिल की भी सफाई है। वे जानते थे कि बच्चे शायद अभी ना आए, शायद खत का जवाब भी देर से आए या आए ही नहीं, पर उन्होंने भीतर से एक दरवाजा खोल दिया था और वही दरवाजा असली दूरी को कम कर सकता था। धूप कमरे में फैल गई और काका के चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी में उनके चेहरे की झुर्रियां और साफ दिखी, पर आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से कह दिया हो कि उम्मीद अभी जिंदा है। और इसी एहसास के साथ वो सुबह आगे बढ़ी, बिना शोर किए, पर बहुत कुछ बदलते हुए। सुबह की वही रोशनी अब आंगन से आगे बढ़कर पूरे घर में फैल चुकी थी, जैसे कोई बहुत पुराना गीत फिर से धीमे सुर में बजने लगा हो। हरिहर काका बेटे के कमरे में खड़े थे। खिड़की खुली थी। बाहर से आती हवा में धूल और नीम की पत्तियों की मिलीजुली खुशबू थी। कमरे में रखी हर चीज उन्हें किसी भूले हुए वाक्य की तरह लग रही थी। खाट पर रखा पुराना तकिया, जिस पर अब भी हल्का सा धनसाव था। मेज पर पड़ी किताबें, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दीवार पर टंगा वो कैलेंडर जो उसी साल पर अटका था जब बेटा शहर गया था। काका ने धीरे धीरे एक एक चीज को छुआ, जैसे भरोसा दिला रहे हों कि वे अब भी यहां। रमा काकी चुपचाप झाड़ू लेकर आ गई, बिना कोई आदेश, बिना कोई योजना, बस वही करना शुरू कर दिया जो बरसों से टलता आ रहा था। झाड़ू के साथ धूल उड़ रही थी, पर उस धूल में आज चुभन नहीं थी। वो किसी पुराने बोझ के हल्का होने जैसी थी। काका ने अलमारी खोली। भीतर कपड़े करीने से रखे थे। शहर जाने से पहले काकी ने खुद तह करके रखे थे। ये सोचकर उनके सीने में हल्की सी कसक उठी। उन्होंने कपड़ों को बाहर निकाला, धूप में फैलाया, जैसे कपड़ों को नहीं, रिश्तों को। हवा दिखा रहे हों। काकी ने एक शर्ट उठाई, उसे देखा और बहुत धीमे से मुस्कुरा दी। वो मुस्कान दुख की नहीं थी, वो याद की थी। दोनों कुछ देर तक बिना बोले काम करते रहे। बाहर से गली की आवाजें आ रही थी। कोई दूधवाला पुकार रहा था, कहीं बर्तन बज रहे थे, गांव अपनी रफ्तार में चल रहा था। पर इस घर में समय आज कुछ और ही कर रहा था। दोपहर के आसपास काका को याद आया कि पोस्ट ऑफिस से लौटते वक्त उन्होंने देखा था कि पास के कस्बे में मोबाइल टावर लगा है। बच्चों की दुनिया अब वहीं से चलती है। ये सोचकर उन्होंने रमा काकी से कहा कि वे बेटे को फोन करने की कोशिश करेंगे। काकी ने चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आज? काका ने सिर हिलाया। उनके मन में डर भी था, हिचक भी, पर उससे ज्यादा अब एक साफ इच्छा थी। उन्होंने मोबाइल निकाला, वही पुराना फोन जिसे वे सिर्फ कॉल आने पर उठाते थे। नंबर ढूंढते वक्त उनकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे किसी अनजाने दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हों। फोन लगा, एक रिंग, दो रिंग, और फिर आवाज आई, हेलो। वो आवाज थोड़ी बदली हुई थी, तेज, व्यस्त, पर फिर भी वही थी। काका कुछ पल चुप रहे, गला सूख गया, फिर बोले, मैं। बाबू। उधर से भी कुछ पल चुपी रही। फिर बेटे ने कहा, बाबूजी। उस एक शब्द में हैरानी भी थी और कहीं दबा हुआ अपनापन भी। काका को लगा जैसे इतने सालों की दूरी उस एक पल में सिमट गई हो। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पूछा, ठीक हो? बेटे ने हाँ कहा, फिर जल्दी जल्दी कुछ बातें बताने लगा। काम, ट्रैफिक, मीटिंग। शहर की आवाजें फोन के उस पार से साफ सुनाई दे रही थी। काका चुपचाप सुनते रहे, बीच बीच में बस हाँ कहते रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमे से कहा, घर आज भी वैसा ही है। फोन के उस पार फिर थोड़ी देर चुपी रही। बेटे की आवाज इस बार थोड़ी भारी थी। उसने कहा, मुझे पता है। काका ने यह नहीं पूछा कि कब आओगे, बस कहा, जब मन करे।
ये कहते वक्त उनके दिल में अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने किसी बंधन को खोल दिया हो। बात खत्म हुई, फोन कट गया। काका बहुत देर तक मोबाइल को देखते रहे। काकी पास आकर बैठ गई। उन्होंने बिना पूछे काका का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में डर कम और भरोसा ज्यादा था। काका ने कहा, आवाज वही है। काकी ने कहा, दिल भी वही होगा। दोपहर ढलने लगी, धूप नरम हो गई। काका बाहर आंगन में बैठे, वही कुर्सी, वही दीवार की दरार, पर आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने साथी को समझा रहे हों कि अब शिकायत कम होगी। शाम के वक्त काकी ने चाय बनाई। दोनों ने साथ बैठकर पी, बिना जल्दी, बिना किसी खामोशी के बोझ के। चाय की भाप में काका को लगा जैसे आने वाले दिनों की कोई धुंधली तस्वीर बन रही हो। उन्हें पता था कि एक फोन से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, एक खत से सारी दूरियां नहीं मिटती, पर यह शुरुआत थी। और शुरुआत में हमेशा थोड़ी हिचक, थोड़ा डर और थोड़ी उम्मीद होती है। रात आई। इस बार काका ने दिया खुद जलाया, पूरी बाती के साथ। लौ स्थिर थी और उसकी रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। काका ने आकाश की ओर देखा। तारे आज ज्यादा साफ दिख रहे थे, शायद इसलिए कि उनकी आंखों में अब सवाल कम थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बच्चे दूर नहीं होते, बस रास्ते लंबे हो जाते हैं। और अगर कोई एक सिरा पकड़कर खड़ा रहे तो धागा टूटता नहीं है। उसी एहसास के साथ उन्होंने आंखें बंद की। रात की हवा ने उन्हें ढक लिया और नींद बहुत शांति से उनके पास आकर बैठ गई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से कह दिया हो कि अब अकेलापन पूरी तरह उनका नहीं रहा। नींद से जागना इस बार किसी खालीपन के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी सी तसल्ली के साथ हुआ, जैसे रात ने जाते जाते कुछ हल्का सा छोड़ दिया हो। हरिहर काका ने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की से आती रोशनी आज कुछ अलग है। उसमें जल्दबाजी नहीं थी, जैसे सुबह भी जानती हो कि यहां अब सब कुछ धीरे होना चाहिए। वे कुछ देर खाट पर ही लेटे रहे, सांसों की आवाज सुनते रहे। रमा काकी रसोई में थी। बर्तनों की बहुत हल्की खनक आ रही थी, वैसी ही जैसी पहले आया करती थी, पर बीच के कई सालों में जैसे खो गई थी। काका उठे, आंगन में आए। रात का जला हुआ दिया अब बुझ चुका था, पर उसकी कालिख में भी आज उन्हें अंधेरा नहीं दिखा, बस बीती रात की याद दिखी। उन्होंने दिए को एक तरफ रखा, आंगन में पानी छिड़का, मिट्टी की खुशबू उठी, वही खुशबू जो बचपन में बरसात से पहले आती थी और बच्चों को बिना वजह खुश कर देती थी। उन्हें लगा कि शायद घर भी बच्चों की तरह होता है, थोड़ा ध्यान मिले तो चहकने लगता है। रमा काकी चाय लेकर आई। दोनों चुपचाप बैठे, पर यह चुप्पी अब खाली नहीं थी। इसमें बहुत कुछ कहे बिना कहा जा चुका था। काकी ने कहा, आज बाजार चले? काका ने हैरानी से उनकी ओर देखा, फिर सिर हिला दिया। बाजार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इतने बरसों बाद साथ जाना अपने आप में एक बदलाव था। दोनों धीरे धीरे गली से निकले। रास्ते में वही लोग मिले, वही हालचाल, पर काका को लगा कि आज वे ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे हर आवाज को सहेज लेना चाहते हों। बाजार में सब्जी वाले ने पूछा, बच्चे कब आएंगे? काका ने मुस्कुराकर कहा, जब मन करेगा। ये कहते वक्त उनके भीतर कोई टीस नहीं उठी, बस एक स्वीकार था। सब्जी लेते वक्त काकी ने वही सब्जियां ली जो बेटा पसंद करता था। काका कुछ कहने ही वाले थे, फिर रुक गए। उन्हें लगा कि रोकने से बेहतर है बहने देना। लौटते वक्त रास्ते में स्कूल के पास से गुजरे, घंटी बज रही थी। बच्चे बाहर निकल रहे थे। किसी ने काका को देखा, नमस्ते काका कहा। काका ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और उस एक पल में उन्हें लगा जैसे जीवन ने उन्हें फिर से किसी कड़ी से जोड़ दिया हो। घर लौटकर काकी ने खाना बनाया। काका ने लकड़ी काटी। दोपहर बीती। फिर अचानक काका को ध्यान आया कि बेटे के कमरे में एक पुराना रेडियो रखा है, वही रेडियो जिस पर कभी शाम को समाचार और पुराने गीत चलते थे। उन्होंने उसे बाहर निकाला, बहुत दिनों से चला नहीं था। धूल साफ की, स्विच घुमाया, पहले खरखराहट आई, फिर बहुत धीमी सी आवाज में कोई पुराना गीत बजने लगा। गीत साफ नहीं था, पर धुन पहचानी सी थी।
काकी आकर पास बैठ गई। दोनों सुनते रहे। गीत के बीच बीच में आवाज टूट जाती थी, जैसे यादें भी पूरी नहीं आती, पर जितना आता है उतना ही काफी होता है। काका को याद आया कि बेटा इसी रेडियो के पास बैठकर पढ़ाई किया करता था, और जब सिग्नल नहीं आता था तो चिढ़ जाता था। काका हंस दिए, बहुत हल्की सी हंसी, जिसे सुनकर काकी ने उनकी ओर देखा। शायद बरसों बाद उन्होंने काका को यूं हंसते देखा था। शाम ढलने लगी, आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल गया। काका ने देखा कि आज आसमान भी बहुत शोर नहीं कर रहा, सब कुछ अपनी जगह पर है। तभी मोबाइल फिर से बजा। काका थोड़ा घबरा गए। नंबर वही था, बेटे का। उन्होंने फोन उठाया। इस बार आवाज में जल्दी नहीं थी। बेटा बोला, आप ठीक तो हैं? काका ने कहा, हाँ, और फिर जोड़ा, आज बाजार गए थे। ये एक साधारण बात थी, पर बेटे के लिए शायद नहीं थी। उसने पूछा, मां ठीक है? काका ने फोन काकी को पकड़ा दिया। काकी ने बात की। थोड़ी देर आंखें नम हो गई, पर आवाज स्थिर रखी। बात खत्म हुई, फोन रखा गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर काकी ने कहा, आवाज थकी हुई थी। काका ने कहा, पर सुनी तो हमने। ये कहते वक्त उन्हें लगा जैसे उन्होंने दूर बैठे किसी को छू लिया हो। रात आई। इस बार अंधेरा डरावना नहीं था, बस ठंडा था। काका ने खाट बाहर आंगन में डाल दी। काकी भी वही लेट गई। तारों भरा आसमान ऊपर था। दोनों देर तक देखते रहे। काकी ने कहा, अगर वे न भी आए। काका ने बात पूरी होने से पहले कहा, तो भी हम बंद नहीं होंगे। ये कहते वक्त उनके भीतर कोई कठोरता नहीं थी, बस एक स्थिरता थी। हवा चली, नीम के पत्ते हिले, और उस सरसराहट में काका को लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से माफी मांग ली हो, या शायद माफ कर दिया हो। नींद फिर आई, इस बार और गहरी, पर सपनों में कोई भागदौड़ नहीं थी। बस वही घर था, खुली खिड़की, और लौटने के लिए रखा हुआ एक उजलासा रास्ता, जो अभी खाली था, पर बंद नहीं था। रास्ता वही उजलासा मन में लिए अगली सुबह आई, पर इस बार सुबह के साथ एक हल्की बेचैनी भी थी। ऐसी बेचैनी जो डर से नहीं, इंतजार से जन्म लेती है। हरिहर काका ने आंख खोली तो देखा कि आंगन में धूप अभी पूरी नहीं उतरी है। नीम की छाया आधी जमीन पर फैली हुई है, जैसे दिन भी तय नहीं कर पा रहा हो कि कितनी रोशनी देनी है। वे उठे, हाथ मुंह धोया, और वही पुरानी आदत के मुताबिक दरवाजे की कुंडी को छुआ। फिर रुक गए। आज दरवाजा बंद होने का एहसास कुछ अजीब लगा। उन्होंने कुंडी को हल्के से हिलाया। आवाज आई, पर मन में जैसे किसी ने कहा हो कि अब बंद रखने की जरूरत नहीं है। रमा काकी रसोई में थी। आज उनकी चाल में भी हल्की फुर्ती थी, जैसे किसी अनजाने मेहमान की आहट ने उन्हें भीतर से जगा दिया हो। उन्होंने काका से पूछा कि क्या आज मंदिर चलेंगे। काका ने हाँ कह दी। मंदिर जाना कोई नई बात नहीं थी, पर साथ जाना, और वो भी सुबह सुबह, ये हाल के दिनों की नई लय थी। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चले। गांव की गलियां अब पूरी तरह जाग चुकी थी। कहीं झाड़ू लग रही थी, कहीं पानी डाला जा रहा था, और हर घर से किसी न किसी तरह की आवाज आ रही थी। काका को लगा जैसे गांव कभी सोया ही नहीं था, बस उन्होंने सुनना बंद कर दिया था। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने जूते उतारे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त काका ने दीवार पर हाथ रखा। वही ठंडी दीवार जो बरसों से सब कुछ देख रही थी। भीतर घंटी की आवाज गूंजी, बहुत हल्की, बहुत साफ। काका ने आंखें बंद की। मन में कोई मांग नहीं रखी, बस एक भावना थी कि जो भी हो वो सच के साथ हो। बाहर निकलते वक्त उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा है। लड़का कुछ कह रहा था, पिता सुन रहा था। काका उस दृश्य को देखते रह गए। उन्हें लगा जैसे समय ने एक पल के लिए उन्हें आईना दिखा दिया हो। लौटते वक्त रास्ते में पुराना पीपल का पेड़ मिला, जिसके नीचे कभी वे बच्चों के साथ बैठे थे। काका वहां रुक गए, पेड़ के तने को छुआ। उसकी खुरदरी सतह में उन्हें अपना ही बीता वक्त महसूस हुआ। रमा काकी ने कुछ नहीं कहा, बस उनके साथ खड़ी रही। दोपहर तक घर लौटे। आज खाना बनाते वक्त काकी ने बताया
कि उन्होंने बेटे के लिए उसकी पसंद की दाल बनाई है। काका ने सुना पर कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि अब हर बात को तर्क से नहीं, भावना से चलने देना है। खाना खाते वक्त उन्होंने बेटे की जगह की ओर देखा। वो जगह खाली थी, पर खालीपन आज उतना चुभा नहीं, बस मौजूद था। जैसे कोई कुर्सी किसी के लौटने तक अपनी जगह पकड़े खड़ी हो। दोपहर बाद काका आंगन में बैठे। धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी। उन्होंने आंखें मूंद ली और अचानक उन्हें लगा कि किसी ने गेट पर दस्तक दी है। आंख खुली तो कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी जो दरवाजे से टकराकर लौट गई थी। काका मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि ये दस्तक बाहर की नहीं, भीतर की है। शाम होते होते आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। हवा में नमी आ गई। पहली बारिश की गंध थी, वही गंध जो बचपन में बच्चों को बाहर खींच लाती थी। काका ने सोचा कि अगर आज बेटा यहां होता तो शायद छत पर चढ़कर पानी देखने जाता। ये सोचकर उनके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई। तभी मोबाइल बजा। इस बार नंबर अनजान था। काका ने उठाया। उधर से आवाज आई, बाबूजी, मैं बोल रहा हूं। ये बेटी की आवाज थी। वर्षों बाद बिना किसी संदेश के सीधी कॉल। काका कुछ पल कुछ नहीं बोल पाए, गला भराया। बेटी ने कहा कि वो मां की आवाज सुनना चाहती थी। शहर में आज बारिश हो रही है और उसे गांव की याद आ गई। काका ने कहा कि यहां भी बादल है। शायद वही बादल। बात छोटी थी, पर उसमें बहुत कुछ था। फोन कटने के बाद काका देर तक वही बैठे रहे, आसमान को देखते रहे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। काका उठे नहीं। उन्होंने बारिश को आंगन में गिरते देखा। मिट्टी भीग रही थी, वही मिट्टी जो बरसों से सूखी थी। रमा काकी बाहर आई। उन्होंने काका को यूं बैठे देखा, कुछ नहीं बोली, बस पास आकर खड़ी हो गई। बारिश तेज हुई। दोनों भीतर आ गए। दरवाजा बंद किया, पर खिड़की खुली रखी ताकि आवाज आती रहे। बारिश की आवाज में काका को लगा जैसे कोई बहुत पुरानी बात धुल रही हो। रात तक बारिश थम गई। घर में एक ठंडक भर गई। काका ने दिया जलाया। इस बार लौ थोड़ी हिली, पर बुझी नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, हवा से कांपते हैं, पर अगर बाती सही हो तो जलते रहते हैं। काकी ने बिस्तर लगाया। दोनों लेटे। बाहर मेंढक टर्राने लगे। काका ने आंखें बंद की और इस बार नींद के साथ कोई सपना नहीं आया, बस एक एहसास आया कि दूरियां हमेशा दूरी नहीं होती। कभी कभी वे रास्ते होती हैं जो हमें फिर से चलना सिखाती है। और उसी एहसास के साथ रात ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया, बहुत धीरे, बहुत शांति से, जैसे किसी ने कह दिया हो कि कहानी अभी चल रही है और अभी थमी नहीं है। कहानी उसी बारिश के बाद की ठंडी सुबह से आगे बढ़ी, जब आंगन की मिट्टी में नमी अब भी थी और हवा में एक साफपन था, जैसे रात ने सब कुछ धोकर रख दिया हो। हरिहर काका बहुत जल्दी उठ गए। नींद पूरी थी, पर मन जैसे और जागना चाहता था। उन्होंने देखा कि आंगन में गिरी पत्तियां अभी वही थी। उन्हें समेटने की जल्दी नहीं हुई। लगा जैसे हर पत्ती को अपनी जगह पर रहने देना भी एक तरह का सम्मान है। रमा काकी रसोई में थी। आज चूल्हे की आंच धीमी थी, पर उसमें उतनी ही गर्माहट थी जितनी जरूरी होती है। काका बाहर बरामदे में बैठे। हाथ में अखबार था, पर नजर शब्दों पर नहीं ठहर रही थी। ध्यान बार बार दरवाजे की ओर चला जाता, जैसे कोई भीतर से उम्मीद का हिसाब लगा रहा हो। सुबह का समय धीरे धीरे दोपहर में बदला और उसी बीच गांव का डाकिया आया। साइकिल की घंटी बजती हुई काका का दिल एक पल को तेज हुआ, पर डाकिया बस आगे निकल गया। काका ने हल्की सांस ली। निराशा नहीं थी, बस ये समझ थी कि हर जवाब तुरंत नहीं आता। दोपहर के बाद काकी ने अलमारी से पुराना संदूक निकाला, वही जिसमें शादी के समय की चीजें रखी थी। उन्होंने काका से कहा कि आज वे उसे खोलेंगी। काका ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गए। संदूक खुला। उसमें से पुराने कपड़े, पीली हो चुकी तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां निकली। काकी ने एक तस्वीर उठाई जिसमें दोनों बच्चे छोटे थे, मां बाप के बीच खड़े। काका ने तस्वीर देखी
और पहली बार उन्हें लगा कि उस तस्वीर में सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, बल्कि लौट सकने वाली भावना भी है। काकी ने कहा, हम भी कभी ऐसे थे। काका ने हाँ में सिर हिलाया। शाम होते होते आकाश फिर से साफ हो गया। बादलों की जगह नीला विस्तार था। काका ने बेटे के कमरे में जाकर बिस्तर ठीक किया, चादर बदली, तकिए को थपथपाया, जैसे किसी के आने से पहले सब कुछ ठीक कर लेना जरूरी हो। ये करते वक्त उनके भीतर कोई अधीरता नहीं थी, बस तैयारी थी। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बातचीत ज्यादा नहीं थी, पर हर शब्द में ठहराव था। खाना खत्म होने के बाद काका आंगन में बैठे आसमान की ओर देखा। आज तारे और भी साफ थे। मोबाइल पास में रखा था, पर उन्होंने उसे बार बार नहीं देखा। उन्हें समझ आ गया था कि इंतजार का भी एक सलीका होता है। देर रात मोबाइल पर एक संदेश आया, बहुत छोटा सा, बाबूजी सब ठीक है। काका ने जवाब नहीं दिया, बस फोन को पास रख दिया, जैसे कह रहे हों कि सुन लिया और वही काफी है। नींद आई, इस बार गहरी और शांत, बिना किसी बेचैनी के। सुबह जब आंख खुली तो मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक स्थिरता थी, जैसे भीतर का कोई कोना अब अपनी जगह पर बैठ गया हो। काका उठे, दरवाजा खोला, बाहर की हवा को भीतर आने दिया, और उन्हें लगा कि बच्चे चाहे अभी न लौटें, पर यह घर अब फिर से इंतजार करना जान गया है, बिना शिकवे, बिना डर, बस खुले दिल के साथ। और यही समझ शायद उस दूरी को धीरे धीरे कम कर रही थी, जैसे किसी पुराने रिश्ते को फिर से बोलना सिखाया जा रहा हो, बहुत धीरे, बहुत प्यार से। घर के उस सीख चुके इंतजार के साथ दिन आगे बढ़ता गया, जैसे समय ने अब जूते उतार दिए हों और बहुत हल्के कदमों से आ जा रहा हो। हरिहर काका सुबह उठकर सबसे पहले दरवाजा खोलते, फिर आंगन में खड़े होकर थोड़ी देर आसमान देखते, जैसे किसी से बिना शब्दों के हाल पूछ रहे हों। रमा काकी भी अब सुबह जल्दी उठने लगी थी, पर उनके उठने में अब थकान नहीं। एक कारण था, दोनों साथ बैठकर चाय पीते, और कभी कभी बिना किसी बात के भी मन भरा रहता। उस दिन दोपहर के वक्त गांव के बाहर से एक बस गुजरी। बस की आवाज सुनकर काका का ध्यान अनायास ही सड़क की ओर चला गया। उन्होंने खुद को समझाया कि हर बस किसी को लेकर नहीं आती, पर मन को समझाना और दिल को समझाना हमेशा एक जैसा नहीं होता। वे वापस आंगन में आकर बैठ गए, वहीं जहां दीवार की दरार अब भी थी, पर अब वो दरार उन्हें टूटी नहीं, सांस लेती हुई लगती थी, जैसे घर ने भी अपने जख्म स्वीकार कर लिए हों। काकी भीतर से पुराना सिलाई का डिब्बा लाई थी। उन्होंने कहा कि बेटे की शर्ट का एक बटन टूट गया है। काका ने शर्ट हाथ में ली, उसे देखा, वही कपड़ा, वही गंध। उन्होंने काकी को सिलते हुए देखा, सुई का आना जाना, धागे का कसना। उन्हें लगा जैसे रिश्ते भी ऐसे ही ठीक होते हैं, धीरे धीरे, बिना जल्दी के। शाम के वक्त गांव के एक लड़के ने आकर बताया कि शहर से कोई पार्सल आया है। काका चौंक गए, दिल एक पल को तेज धड़का, पर चेहरे पर कोई उतावलापन नहीं आया। वे बहुत धीरे से पोस्ट ऑफिस तक गए। पार्सल छोटा था, नाम बेटे का लिखा था। हाथों में लेते ही काका को लगा जैसे वजन ज्यादा नहीं, पर मायने बहुत है। घर लौटकर उन्होंने पार्सल मेज पर रखा, देर तक खोला नहीं। काकी पास बैठी रही। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे तय किया कि इसे जल्दबाजी में नहीं खोलना है। आखिरकार काका ने डोरी खोली। भीतर एक छोटा सा फोटो फ्रेम था, उसमें बेटे, बहू और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। बच्चा गोद में था, मुस्कुराता हुआ। काका की आंखों में कुछ चमक आया और गले में कुछ अटक गया। काकी ने तस्वीर देखी, हाथ अपने आप बच्चे के चेहरे पर चला गया, जैसे कांच के पार भी स्पर्श पहुंच सकता हो। साथ में एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, आप दोनों को बताना था। बस इतना ही, कोई सफाई नहीं, कोई वादा नहीं, पर उस एक पंक्ति में बहुत कुछ था। काका ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा, फिर दीवार पर उस जगह टांग दिया जहां पहले कैलेंडर लटका रहता था। कमरे की दीवार जैसे अचानक जिंदा हो गई। उस रात घर में एक अलग ही सन्नाटा था।
वो सन्नाटा जिसमें आंसू भी थे, पर वे दुख के नहीं थे। वे उस एहसास के थे कि जिंदगी आगे बढ़ गई है और कहीं न कहीं वे भी उसमें शामिल हैं। काका देर रात तक बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि बच्चे दूर हुए, पर अपनी जड़ें पूरी तरह काट कर नहीं गए, बस उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ गए। और शायद यही सही भी है। अगली सुबह गांव में हाट लगी थी। काका और काकी दोनों गए। काकी ने बच्चे के लिए छोटे कपड़े देखे, खरीदे। काका ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पैसे दिए और मन ही मन उस बच्चे के चेहरे को याद किया। लौटते वक्त काका ने महसूस किया कि अब वे भविष्य की बातें सोच पा रहे हैं। बिना डर के, बिना शिकायत के घर लौटकर उन्होंने वही छोटे कपड़े बेटे के कमरे में रख दिए, अलमारी में, बहुत सलीके से, जैसे कह रहे हो कि यहां तुम्हारी जगह तय है, चाहे तुम कब आओ। दिन ढलते ढलते काका थक गए, पर यह थकान सुखद थी। उन्होंने आंगन में लेटकर आसमान देखा। बादल हल्के हल्के तैर रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी भी अब बह रही है, अटकी नहीं है। मोबाइल फिर से बजा, इस बार वीडियो कॉल। काका ने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही छोटा बच्चा था, हिलता डुलता, आवाज करता हुआ। बेटे की आवाज आई, देखिए बाबूजी। काका कुछ नहीं बोल पाए, बस स्क्रीन देखते रहे। उनकी आंखें भर आई, पर चेहरे पर मुस्कान थी। काकी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। बेटे ने कहा, कभी आएंगे? काका ने जवाब दिया, जब मन करे। कॉल खत्म हुई, पर घर में जैसे किसी की मौजूदगी रह गई। उस रात काका बहुत देर तक नहीं सोए, पर जागना बोझ नहीं था। वे सोचते रहे कि शायद दूरियां अब भी है, पर उनके बीच पुल बन गया है, और पुल बन जाए तो रास्ता कभी न कभी तय हो ही जाता है। दिया जलता रहा, लौ स्थिर रही, और उस रोशनी में काका को अपना घर थोड़ा और भरा हुआ लगा। जैसे खालीपन अब पूरी तरह खाली नहीं रहा, बस थोड़ा सा शांत हो गया हो। और उसी शांति में कहानी एक कदम और आगे बढ़ गई, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल ठीक होना चाहता है। उस शांति के साथ अगला दिन भी बिना किसी घोषणा के आया, जैसे घर ने अब सुबह को स्वीकार करना सीख लिया हो। हरिहर काका बहुत देर तक खाट पर बैठे रहे। सामने दीवार पर टंगी वही नई तस्वीर उन्हें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। बच्चे की मुस्कान में उन्हें किसी पुराने मौसम की धूप दिख रही थी, जो बरसों बाद लौट आई हो। रमा काकी ने नहा धोकर तुलसी के पास दिया जलाया। आज उनके हाथ थोड़े स्थिर थे, जैसे मन ने किसी बात पर भरोसा कर लिया हो। काका बाहर निकले, आंगन में पानी छिड़का, मिट्टी की खुशबू फिर उठी, और उन्हें लगा कि घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहा, वो किसी नए रिश्ते का इंतजार कर रहा है। पड़ोस की काकी आई, बोली कि सुना है पोता हुआ है। काकी ने हाँ कहा, बहुत सादगी से, बिना गर्व दिखाए, जैसे ये खुशी शोर से नहीं, संभाल कर रखने की चीज हो। बातों के बीच काकी ने कहा कि बच्चे आजकल अपने ही तरीके से प्यार जताते हैं। काका ने सुना, कुछ नहीं कहा, पर मन में मान लिया कि शायद सही है। दोपहर में काका ने खेत की ओर जाने का मन बनाया। बहुत दिनों बाद रास्ते में वही पगडंडी, वही सूखे पत्ते, वही धूप, पर आज उनके कदमों में झिझक नहीं थी। खेत में खड़े होकर उन्होंने दूर तक देखा। फसल अभी छोटी थी, पर हरी थी, जैसे कह रही हो कि समय दो, सब उगेगा। काका को लगा कि रिश्ते भी फसल जैसे होते हैं, हर मौसम में नहीं, हर रोज नहीं, पर अगर जड़ों में पानी पहुंचे तो वे अपना वक्त खुद तय कर लेते हैं। लौटते वक्त उन्होंने एक छोटा पौधा खरीदा, नर्सरी से। नीम नहीं, आम नहीं, बस एक साधारण फूल का पौधा। घर आकर उसे आंगन के कोने में लगाया। काकी ने पूछा, किसके लिए? काका ने कहा, आने के लिए। काकी मुस्कुरा दी। शाम ढली, आसमान नारंगी हुआ। काका ने रेडियो फिर से चलाया। आज आवाज थोड़ी साफ थी, किसी पुराने गीत की पंक्ति आई, घर लौट आने की। काका ने रेडियो बंद नहीं किया, बस सुनते रहे। रात को फोन आया। इस बार बेटे की आवाज में थकान थी, पर अपनापन भी। उसने बताया कि बच्चा रात में सोने नहीं देता। काका हंस दिए, बोले, अच्छा है। बेटे ने पूछा, आप थके तो नहीं? काका ने कहा,
आज खेत गया था। फोन के उस पार थोड़ी देर खामोशी रही। फिर बेटे ने कहा, अगली बार आपको दिखाऊंगा। काका ने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, दिखा देना। कॉल खत्म हुई। काका देर तक फोन हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उसे रख दिया, जैसे किसी नाजुक चीज को उसकी जगह पर सुला रहे हों। रात गहरी हुई, हवा चली, पौधे के पत्ते हिले। काका ने दिया जलाया और उस लौ में उन्हें अपना चेहरा बदला हुआ लगा, कम सख्त, ज्यादा नरम। नींद आई। सपने में वे आंगन में बैठे थे, बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। काका कुछ नहीं कह रहे थे, बस देख रहे थे। सुबह आंख खुली तो सपने की गर्मी अब भी थी, और उन्हें लगा कि चाहे बच्चे दूर रहें, पर अब वे भीतर से पास है, और शायद यही पास होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। दिन फिर आगे बढ़ा, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे जिंदगी ने आखिरकार अपनी चाल धीमी कर ली हो। और उसी धीमी चाल में घर और दिल दोनों ने थोड़ा सा और सुकून सीख लिया हो, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। बहुत चुपचाप, बहुत प्यार से। उस माफी भरे सुकून के साथ दिन और भी नरम होने लगे, जैसे समय ने अपने कांटे थोड़ा पीछे खिसका दिए हों। हरिहर काका अब सुबह उठते ही तस्वीर के सामने रुकते, बच्चे की मुस्कान को देखते और मन ही मन एक छोटा सा संवाद कर लेते। बिना किसी शिकायत के रमा काकी तुलसी को पानी देती, पौधे की नई पत्तियां गिनती, और कभी कभी खुद से ही कह देती कि आज धूप ठीक है, जैसे किसी दूर बैठे को हाल सुना रही हो। काका ने महसूस किया कि अब उन्हें हर आवाज पर चौंक नहीं लगता, बस ध्यान जाता है, और ध्यान जाना ही अब काफी है। उस दिन दोपहर को गांव के स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम था। मास्टर जी ने काका को बुला लिया, कहा कि बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। काका मंच के पास खड़े हुए, बच्चों की कतार देखी, उनके चेहरे, उनकी आंखों में वही चमक जो कभी उनके बच्चों में थी। काका ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, और उस पल उन्हें लगा कि उनका प्यार कहीं खोया नहीं, बस रास्ता बदल गया है। लौटते वक्त उन्हें बेटे की एक पुरानी आदत याद आई कि वो भीड़ में भी हमेशा पीछे खड़ा रहता था, सबको देखता हुआ। शायद आज भी वही करता होगा। शाम को घर लौटकर काकी ने बताया कि बहू का संदेश आया है, बस एक तस्वीर, बच्चे के हाथ की। काका ने तस्वीर देखी, उंगली उस छोटी हथेली पर टिक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी उंगली पकड़ ली हो। रात आई, इस बार सन्नाटा भी दोस्त जैसा लगा। काका बाहर आंगन में लेटे, पौधे की तरफ देखा। उसकी पत्तियां रात की हवा में हिल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। काका ने मन ही मन कहा कि धीरे बढ़ो, समय है। उसी रात उन्होंने पहली बार ये सोचा कि अगर बच्चे न भी लौटें तो भी वे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि लौटना अब मजबूरी नहीं, एक इच्छा बन चुका था। और इच्छा जब आती है तो रास्ता अपने आप ढूंढ लेती है। नींद आई। सपनों में कोई खाली कुर्सी नहीं थी, बस खुला आंगन था। सुबह उठकर काका ने दरवाजा फिर से पूरा खोल दिया। धूप अंदर आई और उन्हें लगा कि घर अब किसी को रोक नहीं रहा, बस बुला रहा है, बिना आवाज के, बिना शर्त के। और उसी बुलावे में कहानी ने एक और सांस ली, बहुत हल्की, बहुत सच्ची, जैसे दिल ने आखिर मान लिया हो कि दूरियां अगर समझ में आ जाए तो वे डर नहीं बनती, रास्ता बन जाती है। रास्ता बन चुकी उन दूरियों के साथ जीवन ने एक नई आदत पकड़ ली थी। हरिहर काका अब हर सुबह आंगन बुहारते हुए रुकते नहीं थे। झाड़ू चलाते हुए ही आसमान देख लेते, जैसे ऊपर कोई पुराना परिचित बैठा हो। रमा काकी चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए बीच बीच में बाहर झांक लेती, ये देखने के लिए नहीं कि कोई आया या नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि बाहर की दुनिया अभी भी चल रही है और वे उससे कटे नहीं हैं। उस दिन काका ने बेटे के कमरे में जाकर किताबों को ठीक से जमाया। कुछ किताबें अलग रख दी, जो अब काम की नहीं थी, पर फेंकी नहीं, बस संदूक में सहेज दी। जैसे कुछ चीजें जीवन से बाहर नहीं जाती, बस भीतर की किसी अलमारी में चली जाती है। दोपहर के समय गांव में बिजली चली गई, गर्मी थोड़ी बढ़ गई। काका आंगन में खाट डालकर लेट गए। हवा धीमी थी, नीम के पत्ते सुस्त थे। उसी सुस्ती में उन्हें याद आया कि जब बच्चे छोटे थे
तो बिजली जाते ही वे खुश हो जाते थे। मोमबत्ती जलती थी, कहानियां शुरू हो जाती थी। आज वही सन्नाटा था, पर उसमें डर नहीं था, बस एक ठहराव था। शाम को बिजली आई, पंखा चला, रेडियो अपने आप याद आया। काका ने उसे चालू किया। इस बार कोई समाचार नहीं, बस धीमा संगीत। काकी पास आकर बैठ गई। दोनों ने बिना कुछ कहे सुना, जैसे संगीत ही दोनों के बीच की बात पूरी कर रहा हो। उसी शाम बेटे का संदेश आया कि अगले महीने छुट्टी मिल सकती है। पक्का नहीं, बस संभावना। काका ने संदेश पढ़ा, फोन रखा और गहरी सांस ली। उन्होंने उस संभावना को मन में ज्यादा जगह नहीं दी। डर था कि अगर टूट गई तो फिर मन भारी हो जाएगा, पर पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया, क्योंकि उम्मीद को पूरी तरह बाहर रखना भी अब उन्हें सही नहीं लगता था। रात को काका ने पौधे को पानी दिया। मिट्टी नम थी, पर फिर भी थोड़ा पानी डाला, जैसे कह रहे हों कि ध्यान अब आदत बन गया है। नींद आई और सपनों में उन्होंने देखा कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दरवाजे खुले हैं, पर कोई जल्दी नहीं है, सब अपने समय से उतर रहे हैं। सुबह आंख खुली तो मन में वही दृश्य ठहरा हुआ था। काका मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि अब वे किसी के आने से पहले खुद को तोड़ेंगे नहीं, बस अपने होने को संभाल कर रखेंगे। दिन उसी संभाल के साथ बीता, बिना किसी बड़ी घटना के, पर भीतर बहुत कुछ जुड़ते हुए। जैसे कहानी अब शोर नहीं चाहती, बस साथ चाहती है, और उसी साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक कदम, फिर दूसरा, बिना पीछे देखे, पर सब कुछ याद रखते हुए, बहुत शांति से भरे उन दिनों के बीच एक सुबह कुछ अलग लेकर आई। हवा में हल्की बेचैनी थी, पर वो डर की नहीं, किसी आने जाने की तैयारी जैसी थी। हरिहर काका ने उठते ही देखा कि आंगन में लगा छोटा पौधा रात में थोड़ा झुक गया है। शायद हवा तेज रही होगी। उन्होंने तुरंत उसे सहारा दिया, मिट्टी को हाथ से दबाया और बहुत धीमे से कहा कि अभी गिरना नहीं है। ये कहते वक्त उन्हें लगा जैसे वे पौधे से नहीं, खुद से बात कर रहे हों। रमा काकी ने दूर से ये देखा, कुछ नहीं बोली, बस चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर दी, जैसे इस पल को जल्दी मैं नहीं जलाना चाहती हूं। दिन चढ़ा, सूरज तेज हुआ, गांव में हलचल बढ़ी, पर काका का मन आज बार बार सड़क की ओर जा रहा था। उन्होंने खुद को टोकने की कोशिश की, पर मन को भी अब पूरी तरह बांधना उन्हें ठीक नहीं लगा। दोपहर के आसपास डाकिया फिर से आया। इस बार एक पत्र था, शहर से। काका ने लिफाफा हाथ में लिया, खोला नहीं, बस उंगलियों से कागज को महसूस किया। रमा काकी पास आकर बैठ गई। काका ने खत खोला। भीतर कुछ ज्यादा नहीं लिखा था, बस इतना कि शायद अगले महीने वे सच में आ पाए। तारीख तय नहीं, बस एक कोशिश। काका ने खत पढ़ा, दोबारा पढ़ा और फिर मोड़कर संदूक में रख दिया। चेहरे पर कोई उतावली नहीं आई, पर आंखों में एक ठहरी हुई रोशनी थी, जैसे किसी ने भीतर दीपक रख दिया हो। शाम को काका खेत की ओर फिर गए। इस बार अकेले नहीं, काकी भी साथ थी। दोनों पगडंडी पर धीरे धीरे चलते रहे। बात कम हुई, पर साथ ज्यादा महसूस हुआ। खेत में खड़ी फसल अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। काका ने कहा, देखो, बढ़ रही है। काकी ने कहा, बिना बताए। दोनों मुस्कुरा दिए। लौटते वक्त आसमान में चील मंडरा रही थी, बहुत ऊंचाई पर। काका ने उसे देखा और सोचा कि उड़ना और दूर होना अलग बातें हैं। रात को घर लौटा तो थकान थी, पर मन में बोझ नहीं था। काका ने दिया जलाया, लौ स्थिर रही, जैसे इस बार उसे भी भरोसा हो। काकी ने खाना परोसा। बेटे की पसंद की सब्जी फिर बनी थी। काका ने कहा कुछ नहीं, बस खाया, जैसे स्वाद के जरिए दूरी को थोड़ा कम कर रहे हों। सोते वक्त काका ने पहली बार यह महसूस किया कि इंतजार अब उन्हें थकाता नहीं, बल्कि उन्हें संभालता है। जैसे कोई पुराना दोस्त पास बैठा हो, जो बोलता नहीं पर साथ देता है। नींद आई। सपने में कोई दरवाजा खुला था, पर भीतर कोई दौड़कर नहीं आ रहा था, बस रोशनी आ रही थी। सुबह जब आंख खुली तो वही रोशनी सच में खिड़की से भीतर आ रही थी, और काका को लगा
कि कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सब कुछ तय नहीं, पर सब कुछ संभव है। और यही संभावना अब उनके लिए सबसे बड़ा सुकून बन चुकी थी। बहुत धीरे, बहुत भीतर तक। संभावना के उसी सुकून में दिन खिसकते गए, जैसे पांवों के नीचे की जमीन अब भरोसेमंद हो गई हो। हरिहर काका अब सुबह उठते ही तारीख नहीं गिनते थे, बस मौसम देखते थे, हवा का रुख समझते थे और उसी से अपने दिन का मन बनाते थे। रमा काकी ने भी संदूक से कुछ पुराने बर्तन निकालकर साफ करने शुरू कर दिए थे, बिना ये तय किए कि किसके लिए, बस इसलिए कि हाथों को काम में लगाना अब उन्हें अच्छा लगने लगा था। उस दिन गांव में एक छोटा सा मेला लगा। कोई बड़ा शोर नहीं, बस झूले, गुब्बारे और मिट्टी के खिलौने। काका पहले तो नहीं गए, फिर जाने का मन हुआ। काकी को साथ लिया। दोनों झूले के पास खड़े होकर बच्चों को देखते रहे। एक बच्चा रो रहा था, उसकी मां उसे चुप करा रही थी। काका ने देखा कि बच्चा थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो गया, जैसे रोना भी कभी कभी अपनी जगह ढूंढ लेता है। काका को लगा कि शायद दूरियां भी रोने जैसी ही होती है, शोर करती है, पर अगर सुनी जाए तो खुद ही शांत हो जाती है। लौटते वक्त काकी ने गुब्बारों की ओर देखा। काका ने एक छोटा सा गुब्बारा खरीद लिया। घर आकर उसे आंगन में बांध दिया। हवा के साथ वो हिलता रहा, कभी ऊपर, कभी नीचे, पर धागा वही रहा। काका उसे देखते रहे, बिना कुछ कहे। शाम को बिजली फिर चली गई। अंधेरा फैला, पर इस बार काका ने लालटेन निकाली और घर के बीच रख दी। रोशनी चारों ओर फैल गई। दीवारों पर परछाइयां नाची। काका को लगा जैसे घर भी कुछ कहना चाहता हो। उसी रोशनी में काकी ने कहा कि बहू ने तस्वीर भेजी है, बच्चा अब थोड़ा बड़ा लग रहा है। काका ने तस्वीर देखी और पहली बार मन में ये सवाल नहीं आया कि वे कब आएंगे, बस ये आया कि वे जहां है ठीक हो। रात गहरी हुई, बाहर सन्नाटा था, पर भीतर एक बातचीत चल रही थी, बिना शब्द। दो के काका खाट पर लेटे छत को देखते रहे। उन्हें याद आया कि कभी वे बच्चों को सलाह देते थे, बिना पूछे, बिना सुने। अब उन्हें समझ आ रहा था कि सलाह से ज्यादा जरूरी सुनना होता है और सुनने के लिए चुप रहना सीखना पड़ता है। अगली सुबह गांव में एक बुजुर्ग का देहांत हुआ। काका वहां गए, चुपचाप खड़े रहे, लोगों को सांत्वना देते देखा और मन में सोचा कि जीवन में जो रह जाता है वो शब्द नहीं, एहसास होता है। लौटकर उन्होंने घर के दरवाजे पर पानी छिड़का, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को नम कर रहे हों। दोपहर में बेटा का फोन आया। इस बार उसने साफ कहा कि वे आने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख अब भी पक्की नहीं, पर टिकट देखने लगे हैं। काका ने सुना, बस इतना कहा कि ठीक है। फोन रखने के बाद उनके हाथ थोड़े कांपे, पर मन स्थिर रहा। उन्होंने उस कांप को आने दिया, जाने दिया, जैसे लहर आती है और किनारे पर टूट जाती है। शाम को काकी ने बेटे के कमरे में धूप जलाई, खुशबू फैल गई। काका ने खिड़की खोली, हवा आई, खुशबू बाहर तक गई। उन्हें लगा जैसे ये खुशबू भी किसी को बुला रही हो, पर जोर से नहीं, बस याद दिलाने के लिए, रात को। काका ने गुब्बारे की डोर खोल दी। गुब्बारा ऊपर उठ गया। धीरे धीरे काका ने देखा और मन ही मन कहा कि जाओ, जहां जाना है जाओ। डोर अब भी हाथ में थी, पर उन्होंने उसे पकड़े नहीं रखा। उसी रात नींद आई। सपने में उन्होंने देखा कि स्टेशन पर ट्रेन रुकी है, लोग उतर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सब अपने समय से। सुबह जब आंख खुली तो मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी सांस थी। और उस सांस में यह स्वीकार कि अब जो होगा वो डर से नहीं, समझ से होगा। और यही समझ कहानी को उस मोड़ पर ले आई थी जहां इंतजार बोझ नहीं, एक शांत अभ्यास बन चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी भूल को याद तो रखा जाता है, पर उससे खुद को सजा नहीं दी जाती, बस उसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है, बहुत धीरे, बहुत सच्चे मन से। समझ के उस शांत अभ्यास के साथ अगला दिन उतरा, जैसे रात ने सब कुछ ठीक से मोड़कर रख दिया हो। हरिहर काका ने आंख खोली तो मन में कोई गिनती नहीं थी, बस ये एहसास था कि आज का दिन भी अपने आप में पूरा है।
उन्होंने बाहर आकर देखा कि आंगन में बंधा गुब्बारा अब नहीं था। डोर वही जमीन पर पड़ी थी, हल्की सी उलझी हुई। काका ने उसे उठाया, सीधा किया और बिना किसी अफसोस के संदूक में रख दिया, जैसे कुछ चीजें याद के लिए होती है, रोकने के लिए नहीं। रमा काकी ने नाश्ता बनाया। आज उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बस वही सादा भोजन, लेकिन उसमें अजीब सी तृप्ति थी। काका ने महसूस किया कि अब उन्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं लगती, कम में भी मन भर जाता है। दिन चढ़ते चढ़ते गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर में नौकरी के लिए कुछ लड़के जा रहे हैं। घरों में बातें होने लगी। मां बाप की आंखों में वही पुराना डर और गर्व एक साथ तैरने लगा। काका ये सब सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। उन्हें लगा जैसे वे अपने ही पुराने रूप को देख रहे हों। दोपहर में काका ने बेटे के कमरे में जाकर वो छोटी ट्रॉफी फिर से उठाई, धूप में रखी। धूल अब नहीं थी, पर वक्त की परत थी। उन्होंने ट्रॉफी को वही वापस रखा, पर इस बार बहुत सलीके से नहीं, बस सहजता से, जैसे ये मान लिया हो कि चीजें परफेक्ट नहीं होती, बस अपनी होती है। शाम के वक्त रमा काकी ने कहा कि वे छत पर जाएंगी। बहुत दिनों बाद दोनों छत पर चढ़े। आसमान खुला हुआ था, दूर दूर तक फैला। काका ने नीचे घर को देखा। वो छोटा नहीं लगा, बस शांत लगा। काकी ने कहा, यही सब है। काका ने सिर हिलाया। उन्हें समझ आ गया कि घर का बड़ा होना दीवारों से नहीं, अपनाने से होता है। उसी शाम बेटे का फोन आया, इस बार आवाज में हल किसी झिझक थी। उसने कहा कि टिकट मिल गई है, तारीख अभी भी बदल सकती है, पर संभावना अब ज्यादा है। काका ने सुना, दिल में हल्की सी लहर उठी, पर उन्होंने उसे किनारे पर टूटने दिया। बस इतना कहा, ठीक है। फोन रखने के बाद काका बहुत देर तक बैठे रहे। उन्हें लगा कि वे अब इस खबर से खुद को बांधना नहीं चाहते। वे चाहते थे कि अगर आए तो स्वागत खुला रहे, और अगर न आए तो दिल बंद न हो। रात आई। इस बार अंधेरा बहुत मुलायम था। काका ने आंगन में खाट डाल दी। काकी भी वही लेट गई। ऊपर तारे थे, नीचे मिट्टी की खुशबू, बीच में वे दोनों। काकी ने कहा, हम बदल गए हैं। काका ने कहा, या शायद हम खुद बन गए हैं। ये कहते वक्त उनके भीतर कोई कसक नहीं थी, बस स्वीकार था। नींद आई। सपनों में उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हैं, लोग आते जाते हैं, कोई रुकता है, कोई आगे बढ़ जाता है, और वे दोनों बस बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए। सुबह आंख खुली तो मन में वही दृश्य ठहरा हुआ था। काका उठे, दरवाजा खोला, बाहर की हवा अंदर आई। उन्हें लगा जैसे अब ये घर सिर्फ बच्चों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि हर उस भावना का स्वागत कर रहा है जो बिना डर के आ सके। और उसी खुलेपन में कहानी ने एक और गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि अंत अभी दूर है, पर रास्ता अब साफ है, और उस रास्ते पर चलना अब बोझ नहीं, एक शांत यात्रा बन चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी गलती को समझकर बिना खुद को दोष दिए आगे बढ़ लिया जाता है, बहुत धीमे, बहुत भरोसे के साथ। उस भरोसे से भरी यात्रा के बीच एक सुबह कुछ अलग लेकर आई। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे मौसम ने भी करवट बदली हो। हरिहर काका ने उठते ही महसूस किया कि मन आज कुछ ज्यादा जागा हुआ है। उन्होंने आंगन में खड़े होकर देखा कि रात की ओस अब भी पत्तियों पर टिकी है, चमक रही है, जैसे हर बूंद अपने होने का सबूत दे रही हो। रमा काकी ने भीतर से आवाज दी कि चाय तैयार है। काका ने एक पल और ठहरकर ओस को देखा, फिर भीतर आ गए। दोनों चाय पीते हुए चुप थे, पर इस चुप्पी में आज एक हल्की सी प्रत्याशा थी। वैसी नहीं जो बेचैन करे, बल्कि वैसी जो बस मौजूद रहे। दिन चढ़ा। काका खेत की ओर नहीं गए, आज घर में ही रहने का मन था। उन्होंने बेटे के कमरे की खिड़की खोली। धूप अंदर आई, धूल के कण हवा में तैरने लगे, और उस रोशनी में उन्हें लगा जैसे कमरे ने बहुत देर बाद राहत की सांस ली हो। काका ने अलमारी से बेटे की पुरानी डायरी निकाली, जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं पढ़ा था। पहले पन्नों पर बचपन की लिखावट थी, फिर धीरे धीरे अक्षर बदलते गए थे, शब्द गंभीर हो गए थे। काका ने कुछ पन्ने पढ़े। हर पंक्ति में उन्हें वही लड़का दिखा जो बाहर से चुप,
पर भीतर से सवालों से भरा हुआ था। काका का गला भराया। उन्हें लगा जैसे पहली बार उन्होंने बेटे की चुप्पी सुनी हो। उन्होंने डायरी वापस रख दी और मन ही मन माफी मांगी। बिना शब्दों के, बिना शोर के। दोपहर के समय गांव में हल्की हलचल हुई। किसी ने बताया कि पास के स्टेशन पर ट्रेन देर से चल रही है। ये बात मामूली थी, पर काका का दिल एक पल को रुका, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। उन्होंने सोचा कि अब हर खबर को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने आंगन में बैठकर पौधे को पानी दिया। उसकी पत्तियां अब मजबूत लगने लगी थी, जैसे समय ने अपना काम कर दिया हो। शाम ढली, आसमान में बादल आए, पर इस बार बारिश नहीं हुई, बस ठंडी हवा चली। काका और काकी दोनों बाहर बैठे रहे। काकी ने कहा, अगर वे आए। काका ने उनकी बात पूरी होने से पहले कहा, तो भी ठीक, न आए तो भी। ये कहते वक्त उनके भीतर कोई समझौता नहीं था, बस सच्चाई थी। रात को अचानक फोन बजा। काका ने देखा, बेटा था। आवाज में हल्की घबराहट थी। उसने कहा कि ट्रेन रद्द हो गई है, अगली तारीख शायद बाद में मिले। काका ने सुना। एक पल के लिए दिल में हल्की सी कसक उठी, पर वो टिक नहीं पाई। होने बस कहा, ठीक है। फोन रखने के बाद काकी ने उनकी ओर देखा। काका ने कहा, कोई बात नहीं। और सच में कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब उनका मन टूटना नहीं चाहता था। रात गहरी हुई। काका बाहर आंगन में लेटे आसमान देखा। बादल धीरे धीरे छंट रहे थे, तारे झलकने लगे थे। काका ने सोचा कि जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी रुकती है, कभी आगे बढ़ती है, पर आसमान हमेशा वही रहता है। नींद आई और सपनों में उन्होंने देखा कि कोई रास्ता है, लंबा पर सीधा, और वे उस पर अकेले नहीं चल रहे, बल्कि अपने भीतर के डर और उम्मीद दोनों को साथ लिए चल रहे हैं। सुबह आंख खुली तो मन में वही स्थिरता थी, और उन्हें लगा कि शायद यही सबसे बड़ा सीख है कि इंतजार को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना, बल्कि जीवन को इतना पूरा बनाना कि इंतजार भी उसमें सहजता से समा जाए। और उसी सहजता में कहानी अब अपने अंतिम मोड़ों की ओर बढ़ रही थी। बहुत शांत, बहुत सच्ची, जैसे किसी पुराने घाव पर आखिरकार पट्टी रख दी गई हो, बिना दिखावे के, बस समझ के साथ रखी गई। उस पट्टी के बाद जिंदगी ने जैसे दर्द को याद तो रखा, पर उसे रोज छेड़ना छोड़ दिया। हरिहर काका की सुबह अब किसी खबर की तलाश में नहीं खुलती थी, बल्कि दिन की मौजूदगी को महसूस करने के लिए खुलती थी। वे उठते, आंगन में आते, पौधे को देखते, और अगर कोई नई पत्ती दिख जाती तो मन ही मन उसका स्वागत कर लेते। रमा काकी भी अब बिना कहे जान जाती थी कि आज किस तरह का दिन है। कभी वे खामोश रहती, कभी हल्की सी बात छेड़ देती, और दोनों के बीच अब शब्दों से ज्यादा समझ बोलती थी। उस दिन गांव में एक शादी थी, दूर के रिश्ते की। काका पहले तो जाने से हिचकिचाए, फिर काकी ने कहा कि चलिए, लोगों के बीच रहना भी जरूरी है। दोनों तैयार होकर निकले। शादी के घर में हंसी थी, शोर था, ढोलक की आवाज थी, बच्चे दौड़ रहे थे। काका एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे किसी पुराने एल्बम के पन्ने देख रहे हों। हर दृश्य में कुछ जाना पहचाना था, पर कोई कसक नहीं थी, बस स्वीकार था। किसी ने पूछा, बेटा बेटी नहीं आए? काका ने मुस्कुराकर कहा, अपने काम में है। और उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। लौटते वक्त शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा लाल रंग फैला था। काका ने सोचा कि जिंदगी भी इसी रंग की हो गई है, न पूरी तरह उजली, न पूरी तरह अंधेरी, बस संतुलित। घर आकर उन्होंने दिया जलाया। लौ थोड़ी हिली, फिर स्थिर हो गई, जैसे कह रही हो कि अब उसे बार बार संभालने की जरूरत नहीं। रात को काका देर तक जागे नहीं, नींद जल्दी आ गई। सपने में उन्होंने देखा कि आंगन में बहुत लोग बैठे हैं, कुछ चेहरे पहचाने, कुछ अनजाने, पर सब आराम से हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई जवाब नहीं मांग रहा। सुबह उठे तो मन में वही सहजता थी। दोपहर के समय बेटे का संदेश आया, इस बार बहुत साधारण, आज ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली। काका ने पढ़ा,
फोन रखा और फिर पौधे को पानी देने लगे, जैसे जीवन की गति अब संदेशों से तय नहीं होती, बल्कि उनके बीच के खाली समय से होती है। शाम को काकी ने कहा कि वे अगले हफ्ते मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगी। काका ने पूछा, किस लिए? काकी ने कहा, बस। और वही बस अब उनके लिए काफी था। रात आई, हवा चली, नीम के पत्ते बोले। काका आंगन में बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे अब वे अकेले नहीं हैं। भले घर में कोई और न हो, उनके भीतर अब बहुत कुछ साथ बैठा है। यादें, स्वीकार, प्यार और वो उम्मीद जो अब मांग नहीं करती, बस मौजूद रहती है। उन्होंने आसमान की ओर देखा। तारे साफ थे और उन्हें लगा कि बच्चों के दूर होने का दुख अब उन्हें खींचता नहीं, बल्कि सिखाता है कि रिश्ते पास या दूर से नहीं, समझ से चलते हैं। उसी समझ के साथ उन्होंने आंखें बंद की, सांस ली और मन ही मन कहा कि जो आया उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं आया उसके लिए भी। क्योंकि अब उनका दिल किसी एक नतीजे पर टिका नहीं था। वो खुला था, बहता हुआ, और शायद यही खुलापन ही उस कहानी का सच था, जिसे वे बरसों से समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत धीरे, बहुत ईमानदारी से, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें ये बता दिया हो कि दूरियां खत्म करना जरूरी नहीं, उन्हें स्वीकार करना ज्यादा जरूरी होता है। स्वीकार के उसी खुलेपन में कहानी अपने आखिरी मोड़ पर बहुत चुपचाप पहुंची, बिना किसी घोषणा के, जैसे शाम अचानक समझ जाए कि अब उसे रात बन जाना चाहिए। हरिहर काका उस दिन देर तक आंगन में बैठे रहे। सामने वही पौधा था जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसकी पत्तियां मजबूत थी, हवा में हिलती थी पर डरती नहीं थी। रमा काकी भीतर रसोई में थी। चूल्हे की आंच धीमी थी पर बुझी नहीं थी। घर में कोई खास बात नहीं हो रही थी, और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। काका ने महसूस किया कि अब उनके भीतर कोई सवाल उछलता नहीं, कोई शिकायत सिर नहीं उठाती, बस एक गहरी सी स्थिरता है, जैसे बहुत दिनों बाद मन अपनी जगह पर बैठ गया हो। उन्होंने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखा। बेटे, बहू और पोते की तस्वीर। अब वो तस्वीर उन्हें ये नहीं याद दिलाती थी कि वे दूर हैं, बल्कि ये कि वे कहीं जिंदा हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सोच उनके दिल को हल्का कर देती थी। शाम के वक्त आसमान में हल्का सा सुनहरा रंग फैल गया। काका उठे, दरवाजे की चौखट पर खड़े हुए। वही चौखट जिसे वे कभी बार बार देखते थे, आज उन्होंने उसे बस छुआ। बिना उम्मीद, बिना इंतजार, रमा काकी पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने बाहर की सड़क को देखा। कोई आ जा नहीं रहा था, बस धूल बैठी हुई थी। काका ने बहुत धीमे से कहा, हमने उन्हें जाने दिया। काकी ने जवाब दिया और लौटने का रास्ता भी छोड़ दिया। दोनों की आवाज में कोई गर्व नहीं था, कोई अफसोस नहीं, बस एक सच्चाई थी। रात आई। इस बार उन्होंने खाट भीतर ही डाली। बाहर ठंड बढ़ गई थी। काका लेटे छत को देखते रहे, और पहली बार उन्हें लगा कि उन्हें किसी सपने की जरूरत नहीं, जो है वही काफी है। नींद आई, गहरी, शांत, बिना किसी टूटन के। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी सीधी आंगन में आ रही थी। काका उठे, पौधे को पानी दिया। उसकी जड़ें अब मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ चुकी थी। उन्हें लगा जैसे ये पौधा उनकी पूरी कहानी का छोटा सा रूप है। धीरे बढ़ता, हवा सहता, पर जड़ें छोड़े बिना। दोपहर के वक्त मोबाइल बजा, वीडियो कॉल। इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के। स्क्रीन पर बेटा था, पीछे बच्चा खेल रहा था। बेटा बोला, आज छुट्टी मिल गई। काका ने देखा, मुस्कुराए, बोले, अच्छा। बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम आने की सोच रहे हैं, कुछ दिनों के लिए। काका ने यह सुना, दिल में कोई उछाल नहीं आया, बस एक नरम सी गर्माहट फैली। उन्होंने कहा, ठीक है। ये ठीक है किसी मजबूरी का नहीं, किसी अपेक्षा का नहीं, बस खुले दिल का था। कॉल खत्म हुई। काका ने फोन रख दिया। रमा काकी की ओर देखा। दोनों मुस्कुरा दिए। न तैयारियों की बात हुई, न तारीख पूछी गई, क्योंकि अब वे जानते थे कि आना या न आना रिश्ते की कसौटी नहीं है,
रिश्ता तो पहले ही लौट आया है। शाम ढली, दिया जलाया गया, लौ स्थिर थी। दीवारों पर रोशनी नरमी से फैल रही थी। घर अब खाली नहीं लग रहा था, भले उसमें कोई और न हो, क्योंकि खालीपन अब डर नहीं बनता था, वो बस जगह बन गया था। सांस लेने की जगह, समझ की जगह, प्यार की जगह। हरिहर काका आंगन में बैठे, हवा चली, नीम के पत्ते सरसराए, और उस आवाज में उन्हें अपने जीवन का पूरा सफर सुनाई दिया। बच्चों की हंसी, उनकी विदाई, चुप्पी, पछतावा, इंतजार, और फिर वो धीरे धीरे आया हुआ स्वीकार, जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समझ लिया था कि बच्चे परिवार से दूर इसलिए नहीं होते कि वे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और अगर परिवार उस आजादी के साथ भी अपना बनाए रखे, तो दूरी दीवार नहीं बनती, पुल बन जाती है। रात गहराई, तारे निकले। काका ने आसमान की ओर देखा, और पहली बार किसी सवाल के बिना देखा। उन्हें लगा जैसे बहुत पुरानी कोई गांठ भीतर से खुल गई हो, बिना दर्द के, बिना आवाज के। और उसी खुलने में उन्हें शांति मिल गई। ये शांति किसी मिलने से नहीं, किसी आने से नहीं, बल्कि समझ से आई थी। उस समझ से कि प्यार बांधने के लिए नहीं, थामने के लिए होता है, और थामना कभी कभी छोड़ देने में भी होता है। काका ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और मन ही मन अपने जीवन को धन्यवाद दिया, हर उस पल के लिए जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया। इसी एहसास के साथ ये कहानी भी धीरे धीरे खामोश हो गई, जैसे रात की आखिरी हवा जो सब कुछ कहकर चुप हो जाती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू पाई हो, तो बस इसे वही रहने दीजिए, बिना शोर के, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से ज्यादा खामोशी में ही सुकून देते हैं। अगर ये कहानी सुनते सुनते आपका दिल जरा सा भी भारी हुआ हो, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। धन्यवाद इतनी खामोशी से यहां तक आने के लिए। अब बस आंखें बंद कीजिए और इस एहसास को अपने साथ सुला ले जाइए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शोर में नहीं, सुकून में मिलते हैं।